देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या, देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या, फैज एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बात शुरू करें राजनीति की, उससे पहले कुछ लाइनें और मुझे याद आ रही हैं, चुराई हुई लाइनें, लेकिन अच्छी लग रही हैं तो मुझे लगा कि मैं आपको सुना दूं। नतीजा फिर वही होगा, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। अरे बदलना है तो दिन बदलो, बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंदसों को, महीने फिर वही होंगे, फकत ये साल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुरबत, वही कातिल, वही गासिब, सभी शतरंज के माहिर, कोई ना चाल बदलेगा। चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। सुना है ये साल बदलेगा। नए साल पे ये कुछ लाइनें मुझे याद आई तो मैंने सोचा आपको सुना दूं। आमतौर पे आप अगर कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, अपना संस्थान चला रहे होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में कहते हैं कि साल के पहले दिन यार ये मत करो। कुछ लोग मेरे मित्र हैं, वो नहाने में थोड़े कामचोरी करते हैं, लेकिन कहते हैं यार आज साल का पहला दिन, आज तो नहा लेना चाहिए। मतलब जो साल का पहला दिन होता है बड़ा शुभ मानते हैं। ये कहते हैं कि जो पहले दिन करेंगे हम, वो वही काम हम साल भर करेंगे। तो आप जितने लोग हैं आज, कम से कम 1 जनवरी को आप सबने अच्छा अच्छा काम किया होगा। लोग मंदिर गए हैं, लोग मस्जिद गए हैं, लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया है, दुआएं करी, समाज में प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े, अपना घर परिवार समाज सही रहे। लेकिन जब साल में पता चलता है आपको पहले दिन की आपके गैस का सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर की दरें 25 रुपये बढ़ गई, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं लगता कि आपके राजा ने आपकी बैंड बजा रखी है, और खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार की बैंड बजा रखी है? मैं भी 2 दिन पहले एक फौजी अफसर के साथ था, बड़ा अफसर है, तो मैं उससे पूछ रहा था, एक बार बताओ ईमानदारी के साथ, तुम इतने बड़े पोस्ट पे हो, 2014 से पहले और 2014 के बाद फौज के अफसर कैसा महसूस करते हैं सिस्टम में, सरकार में? उसने कुछ अच्छी बातें कही। उसने कहा अच्छी बातें हम ये इसलिए महसूस करते हैं फौजी अफसर कि हमारे हाथ खोलने का मौका मिला। मतलब उसका इशारा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पे हमारे हाथ खोलने का मौका मिला, हमने घुस के बदला लिया। फिर उसने कहा लेकिन अब सबको पता है कि जंग नहीं होती, होगी भी नहीं जंग। अब वो गए जमाने जब जंग हो जाया करती थी, छोटा पोटा धमकी वमकी चलती रहती है। फिर उसने कहा कि तकलीफ ये है कि सारी सुविधाएं हमारी ख़त्म की जा रही हैं। हमारी कैंटीन में हमें जो सामान मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया, हमें जो सुविधाएं मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई। अब सुना है कि हमारी पेंशन भी ख़त्म होने की तैयारी है, अग्निवीर इसीलिए लाई गई है, ये फौज के अंदर पीड़ा है। तो मैंने सोचा कि सारे जिस फौज पे नाज है उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों फौजी अफसरों को इस तरह बात कहनी पड़ रही है? अरे क्या जरूरत है कि दिल्ली में एक पार्लियामेंट बनी हुई है, आप केवल इतिहास के पन्नों में नाम लिखाने के लिए कि ये पार्लियामेंट मैंने बनाई है, हजारों करोड़ रुपए फूक के सेंट्रल विस्टा बन जाता है। बढ़िया जहाज है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन फिर हजारों करोड़ रुपए का जहाज आ जाता है। ये राजनीति है। और 2023 भारतीय राजनीति का एक इतिहास लिखने जा रहा है। 9 राज्यों के चुनाव है और 2024 का ये धरातल है। 2023 बड़ा महत्वपूर्ण साल है, 9 राज्यों के चुनाव है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सीन बदला है भारत की राजनीति का। तो आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि राहुल के पक्ष में क्या है, राहुल के खिलाफ क्या है। एक बात चल रही है कि क्या राहुल अब की छवि ऐसी हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल का स्तर ऐसा हो गया है कि राहुल का नेतृत्व अब विपक्ष स्वीकार कर लेगा। ये एक धारणा बन रही है कि विपक्ष कहेगा कि चूंकि राहुल के पीछे एक जनमानस खड़ा हो गया है तो हम राहुल को अपना नेता स्वीकार कर लें। क्या लगता है आपको, हो जाएगा ये? मेरा मानना है कि विपक्ष की एकता में राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने की अभी कई सारी दुश्वारियां हैं।
सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का आया था। बल्कि मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बदला उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश की थी। बिहार में नीतीश अगर अलग नहीं होते तो आज की तारीख में कोई ये मान नहीं सकता था कि ब्रांड मोदी का मुकाबला किया जा सकता है। नीतीश ने अलग होकर एक सीन बनाया। नीतीश से पूछा गया कि आप क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, तो देखिए नीतीश बाबू मुस्कुरा के क्या क्या बात कहते हैं। कमलनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी मंत्री तो कमलनाथ है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे विपक्ष का। 24 में क्या 24 में राहुल गांधी पीएम पद के लिए उम्मीदवार है, कमलनाथ ने कहा है। राहुल गांधी चेहरा होंगे, कमलनाथ मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी 24 में विपक्ष की ओर से पीएम के पद के लिए उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इसमें क्या इसमें क्या बुराई? नहीं तो वो तो सब हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। और जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री तो ही उन्हीं लोगों को तय करना है। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता है, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है, हमारी न इच्छा है न हम इसके लिए सब बात। हमारी इच्छा तो एक ही है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिल करके चले, और जब मिल करके चलेंगे तो मिलजुल करके और इतना अच्छा उनको मत आएगा और बहुमत होगा कि वो फिर शासन करेंगे और ठीक ढंग से लोगों के बीच में आपस की सहमति के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनाएं तय करेंगे उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे। यही तो हम लोगों की इच्छा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं बने, कोई नहीं इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है। एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिल करके एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब चीज़ तय होगा। इसलिए अभी इसके अलग अलग पूछने से क्या फायदा है? हम लोग कोई बढ़िया से फिर बता देते हैं कि हम लोग क्लेमेंट नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। कोई बने अच्छी बात है, लेकिन मिलजुल करके चलेंगे पहले तभी ना तय होगा, तभी ना हम लोग कोई बात कह सकेंगे आपको। नीतीश का स्टाइल ही रहता है राजनीति में बातें कम कहना, इशारों से कहना। लेकिन कुछ रीजनल पार्टी ऐसी हैं जिनका कांग्रेस से ही 36 का आंकड़ा है, लेकिन बड़ा नाम है, जैसे केसीआर तेलंगाना का सीएम, तेज तर्रार चीफ मिनिस्टर, विजनरी चीफ मिनिस्टर, जिसने तेलंगाना राज्य की स्थापना करी और उस राज्य में अपनी जड़ें बहुत भीतर तक जमाई। तेलंगाना में असली लड़ाई कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है, 4 सीटें जीत गए थे पिछली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो कोशिश कर रहे हैं और सीटें मिल जाएं। लेकिन राज्य में बीजेपी कमजोर थी। अब बीजेपी वहां पे ओवैसी पे हमला करके अपना बेस बनाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस वहां दिन पर दिन कमजोर हुई है। तेलंगाना में पिछले दिनों उपचुनाव हुए, कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता की जमानत जब्ती हुई है। अभी उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है। अब तेलंगाना में जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेके गए तो उन्होंने कहा कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है। इससे केसीआर भड़के, बोले हम बी टीम है, विपक्ष तुम हो, सालों से तुम्हें लड़ना चाहिए बीजेपी से, तुमने सरेंडर कर दिया बीजेपी से, हमला हम पे कर रहे हो, हम बी टीम है। तो जो विपक्ष की ताना वाना बन रहा था वहां पे दरार पड़ी। नीतीश कितना भी कहते हैं राहुल गांधी के, लेकिन क्या बिहार में कांग्रेस इतनी मजबूत हो पाई है कि कांग्रेस नेतृत्व करे, नीतीश और लालू उसके पीछे? कभी नहीं हो पाई है। बल्कि पिछली विधानसभा में अगर कांग्रेस थोड़ा सपोर्ट कर गई होती, कांग्रेस थोड़ा विड्रॉ कर गई होती, तो शायद तेजस्वी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। उत्तर प्रदेश में क्या है कांग्रेस? अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कह दिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने दिन रात मेहनत करी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया, करोड़ों रुपए चुनाव में फूंक दिए, एक सीट आई। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो अकेले लड़ ले? और अकेले लड़के क्या फायदा होगा? फायदा तो बीजेपी का होगा, मुस्लिम वोट बटेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मायावती का साथ कांग्रेस को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो जरा भी करीब से जानता है, जो जरा सा भी करीब से देखता है, जो जरा सा भी करीब से पढ़ता है, वो जानता है कि मायावती वही करेंगी जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। जमीनी स्तर पे लोग चाहते हैं कि मायावती अखिलेश का एक बार फिर गठबंधन हो, लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर गठबंधन होगा
तो फिर शर्तें कुछ होंगी और बीजेपी नहीं चाहेगी कभी ये गठबंधन हो। अब ऐसे में कांग्रेस अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश में और सोचेगी कि उसको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। जब संगठन ही नहीं होगा, जब बिस्तर बिछाने वाला नहीं होगा, जब पर्ची बांटने वाला नहीं होगा, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? बंगाल में कांग्रेस अकेले लड़के क्या करेगी? तो मेरा मानना यह है कि विपक्ष के नेता भी जानते हैं कि जहां रीजनल पार्टी मजबूत स्थिति में है वहां पे कांग्रेस को उनका समर्थन करना पड़ेगा। तेलंगाना में केसीआर से बात करनी पड़ेगी, हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 जो भी सीट आप देना चाहे दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं है, अमेठी और रायबरेली तक की सीट कांग्रेस अपने दम पर जीत जाए। बात करनी पड़ेगी अखिलेश यादव से कि हमें 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन शर्तों में उसमें आप हावी नहीं होंगे, अखिलेश यादव हावी होंगे। बिहार में आपको नीतीश से संवाद करना पड़ेगा, बंगाल में आपको ममता बनर्जी से संवाद करना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। लेकिन ये बात सही है, राहुल गांधी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। उनको लग रहा है कि वो अब बीजेपी में जितना तीखा हमला कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विपक्ष कंप्रोमाइज वाली स्थिति में आता है, लेकिन राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं तो हमारे गुरु हैं, हमने सीखा है। सुनिए राहुल से। ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और ख़ास तौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बदले हुए राहुल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अच्छी बात है। 4 महीने में 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोशल मीडिया में चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 8 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। राहुल गांधी ने 4 महीनों में 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। पूछा गया कि अखिलेश और मायावती के संग आपका रिश्ता क्या होगा? राहुल बोले मोहब्बत वाले रास्ते पर, वो भी हैं, वैचारिक मतभेद है। देखिए अखिलेश और मायावती के लिए राहुल क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से
अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद वरुण गांधी भी पिछले 5-6 महीने से बगावत कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज थे कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, कुछ लोग कहते हैं ममता के साथ जाएंगे, लेकिन अब इधर हाल में वरुण गांधी की और प्रियंका गांधी की कुछ मुलाकातें हुई हैं। वरुण अपने भाई के तारीफों में भी कुछ इनडायरेक्ट बोलने लगे हैं और ये माना जा रहा है कि शायद अब कांग्रेस में वरुण गांधी आएंगे। हालांकि बात ये हो रही थी कि अगर वरुण गांधी आते हैं तो गांधी परिवार को डर होगा कि गांधी परिवार में फिर एक और नेतृत्व उभरेगा। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपना कद बड़ा कर लिया है। जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनको पप्पू वाली इमेज बनाने की कोशिश की गई थी, राहुल उससे ऊपर आए हैं। वरुण के लिए भी राहुल का मन में क्या आ रहा है, हम आपको सुनाते हैं। राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोलते हैं। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे? भैया ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। यात्रा में वो आए तो स्वागत है उनका। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। तो राहुल का दिल अब बड़ा हो गया है। राहुल चाहते हैं कि लोग, समाज के लोग साथ में आए और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा आउटस्टैंडिंग यात्रा। राहुल ने अपनी पूरा सीन बदल दिया राजनीति का। जो लोग राहुल को आलोचना करते थे वो राहुल के दीवाने हो गए। देखा कि उसने एक नौजवान किस तरह पूरे देश को जोड़ने के लिए चल रहा है, लेकिन जाहिर है 2023 की शतरंज ऐसी बिछानी पड़ेगी जिसमें आपके सारे खाने आपके पक्ष में हों, क्योंकि राजनीति है, जरा सा भी दांव उल्टा पड़ा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पुनः आपको नए साल की शुभकामनाएं। देखते रहिए 4 PM। सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो 4 PM बिहार और गुजरात की देखना हो तो 4 PM गुजरात जरूर देखिएगा। थैंक यू।